इस विजुअल दिख रहा है बेटा? आयुष, आयुष, आयुष विजुअल दिख रहा है बेटा? हाँ दिख रहा है। ओके ठीक आना तो इसमें देख। आवाज पीछे आवाज आ रहा है। क्लियर, अब ब्लर नहीं आ रहा है ना? हाँ ओके, लेट मी स्टार्ट। मुझे चालू करने दो। अभी जो जैसे आएगा वैसे जुड़ते जाएगा, ठीक है? आवाज आ रही है ना मेरी? आयुष आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है। ओके, चलो अभी मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू। जो चीज सिखा रहा हूँ उसमें जो डाउट आएगा लास्ट में मैं ये सिखाने के बाद मैं अनम्यूट करूंगा, तब पूछना, ठीक है? तब तक जितना सिखा रहा हूँ उतना पहले करो। साथ में लिखते भी जा सकते हो तो बेटर रहेगा, या फिर अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो और अच्छी बात है। ओके, लेट अस सी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टोटल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। हमने जो पहले पढ़ चुका है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस सी टू रिप्रोडक्शन वी हैव टू सी। एक होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। दो रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है। ये दोनों रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछता है, और असेक्सुअल में जो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें से कोई भी तीन या चार पूछ सकता है, या फिर पूछेगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बता दो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका उसमें से एक कोई मेंशन कर दो, या फिर वो दे देगा कि तुम्हें रीजनरेशन बता दो, फिर उसके बाद मल्टीपल फिशन बता दो, या फिर तुम्हें फ्रेगमेंटेशन बता दो, बडिंग बता दो। वो तुमसे कुछ पूछ लेगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेट अस सी, लेट अस गो थ्रू दिस। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। फर्स्ट है फिशन। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फिशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पैरेंट की जरूरत होती है, और डॉटर इट मींस सेल बनते जाते हैं, मतलब कि उसकी जो नया ऑर्गेनिज्म उससे बनता जाता है। दूसरा फ्रैगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन, फोर्थ बडिंग, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन, सिक्स्थ
vegetative propagation, vegetative propagation by tissue culture, propagation by tissue culture, okay. फिर इसमें देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? हो गया? आयुष हो गया बेटा? आयुष हो गया। हो गया, ओके। चलो अभी दिखा, अभी समझा थोड़ा। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है उससे सेम स्पेसीज का न्यू ऑर्गेनिज्म बनना। न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है, यानी कि जन्म देता है या फिर बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? जो एग्जिस्टिंग अभी जो अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स है तो उनसे जो नई जो ऑर्गेनिज्म बनेगी उसे हम इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। इतना समझ में आया? अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा? दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। असेक्सुअल जिसमें ओनली मेल जिसमें ओनली पेरेंट सेल की जरूरत पड़ती है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें दोनों पेरेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों की जरूरत है। इसकी एक होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट से हमें स्पर्म मिलता है, मेल गैमेट से हमें स्पर्म मिलता है, और फीमेल गैमेट से हमें ओवा मिलता है, ओवा या फिर एग भी बोल सकते। स्पर्म और एग ये दोनों फ्यूज होते हैं तो इससे फर्टिलाइज होते हैं, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फिर इसके बाद जाइगोट का लंबा प्रोसेस है, डिवाइड सेल डिवीजन होते होते वो बेबी या फिर मेल या फिर फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये सारे पढ़ने हैं जिसमें फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है एंड प्रोपगेशन बाय टिश्यू कल्चर। तो मेनली इसमें से फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजनरेशन आता है, बडिंग है और स्पोर फॉर्मेशन एक मार्क का पूछता है। तो ये सब शॉर्ट नोट आ सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का फिल इन द ब्लैंक। ओके, इतना समझ में आ गया? आगे चलो। लेट अस मूव अहेड। सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से एक एक देखेंगे। सबसे पहले फिजन देखेंगे। व्हाट इज फिजन? वी विल सी द फिजन। फिजन है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद ये पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सेक्सुअल पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाला है फिजन। व्हाट इज फिजन? फिजन है क्या? फिजन नॉर्मली किसमें होता है? ये अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। टेक्स्ट में अमीबा दिया है ना,
तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेरे हिसाब से अमीबा ही है, दूसरा कुछ नहीं। चेक करके बताओ, अमीबा ही है ना? हाँ, अमीबा ही होना चाहिए। तो मैं ही चेक कर लेता हूँ। अमीबा the first one, yes, it is amoeba. Fission only amoeba में यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट में दिया है, तो हम लोग अमीबा ही लिखेंगे, ठीक है? ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला फिशन जो होता है इसमें, फिशन को हम बाइनरी फिशन भी बोल सकते हैं। व्हाट यू कॉल इट? बाइनरी फिशन। बाइनरी वर्ड या फिशन का दूसरा नाम क्या है? बाइनरी फिशन भी कहा जाता है। बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब क्या कि एक सेल जो है, राइट, एक अमीबा दो इंडिपेंडेंट अमीबा में बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो बाई का मतलब दो होता है। ये जो बाई है, बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में अमीबा दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि दो डॉटर अमीबा को बना देता है। चलो अभी लिखते हैं, लिख देते हैं व्हाट इज देयर हियर। बाइनरी फिशन में, इन बाइनरी फिशन, इन बाइनरी फिशन, इन बाइनरी फिशन a single cell divides into two halves. Two halves मतलब दो आधे पार्ट, two halves. अमीबा एंड डिस्मेनिया, इसमें एग्जांपल क्या है? अमीबा एंड डिस्मेनिया, AMOEB, अमीबा एंड डिस्मेनिया, LEISMSHMANI, डिस्मेनिया, divide by binary fission, by binary fission। मतलब कि ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर क्या होता है? बाइनरी फिशन होता है। वो है अमीबा और दूसरा है डिस्मेनिया। ये तुम्हारा पहला कंप्लीट हो गया। इसमें तुम्हें बताएगा कि बाइनरी फिशन कैसे होता है, बाइनरी फिशन किस तरीके से होता है। ये तुम्हें सिंपली बता देना है कुछ ऐसे डायग्राम के। ये ओरिजिनल अमीबा है, राइट? इसके बॉडी में सेल्स हैं। फिर जब ये धीरे 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 इसके बॉडी के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रेच होता जाता है। धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इनके बॉडी में स्ट्रेच होता जाता है, राइट? अब ये स्ट्रेच होते 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 स्ट्रेच होते होते स्ट्रेच होते होते क्या करे, ये दो पार्ट में डिवाइड होने के लिए रेडी रहता है। It gets stretched and ready to divide in two parts, ready to divide in two parts। तो इसके बाद ये दो इंडिपेंडेंट अमीबा में डेवलप हो जाता है। यही जो तुम्हारा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। इसको अभी समझाना है तो कैसे समझाओगे? The amoeba, the parent amoeba gets split into two independent amoeba and that makes daughter amoebas। इसको हम daughter amoebas बोलते हैं। daughter amoeba, AMO।
आई थिंक अभी दूसरा चलते हैं। वी हैव डन द फर्स्ट वन, फिजन। फिजन हमने कंप्लीट कर लिया है। फिजन के बाद बचा है दूसरा नंबर पे है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है। मल्टीपल फिजन किसके अंदर हुआ है? हाँ, लिस्टमैनिया भी कुछ ऐसा ही काम करता है। लिस्टमैनिया से होता क्या है? लिस्टमैनिया ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बॉडी में आता है, तो ये भी बाइनरी फिजन करता है। ये भी क्या है? कुछ ऐसा दिखता है। ये ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा, ठीक है ना? होता है एक ही दिखा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये होता है कुछ ऐसे, है ना? तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये इससे काला अजर होता है। कौन सा बीमारी होते हैं? काला अजर, काला बुखार भी बोलते हैं इसको, काली बुखार, काला अजर, काला अजर। कौन से माइक्रोब से काला अजर होता है? तो वो होगा लिस्टमैनिया। लिस्टमैनिया ऐसा एक माइक्रोब है जिसके बॉडी में एंटर करते ही काला अजर बीमारी हमें होता है। काला अजर याद रखने, कभी पूछता है काला अजर किससे होता है? लिस्टमैनिया से। अब ये लिस्टमैनिया क्या होता है? धीरे धीरे स्ट्रेच होता है, ठीक है? इनके अंदर स्ट्रेच होने लगता है। इससे वैसे ही जैसे कि अमीबा में स्ट्रेच हो रहा था, ऐसे ये लास्ट में धीरे धीरे स्प्लिट होने के लिए रेडी रहता है और लास्ट में ये दो इंडिपेंडेंट लिस्टमैनिया बन जाते हैं। लिस्टमैनिया में भी कुछ बाइनरी फिजन इसी के जैसा मिलता जुलता है। तो तुम्हें ये पूछता है, कौन सा पूछता है? बाइनरी फिजन अमीबा में कैसे होता है? लिस्टमैनिया में एक मार्क का क्वेश्चन पूछता है। काला अजर कौन से माइक्रोब से होता है? ये होता है लिस्टमैनिया से। गॉट इट? ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड वन। सेकंड वन है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है या नहीं है? है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। तुम्हारे में प्लाज्मोडियम है, तो हम लोग प्लाज्मोडियम का ही देखेंगे, क्योंकि अमीबा में भी क्या होता है? अमीबा में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन दोनों होता है। हालांकि वो मल्टीपल फिजन जो अमीबा में होता है वो पुराने वाले बुक में था, लेकिन अभी नए वाले बुक में एनसीईआरटी में ओनली अमीबा का क्या लिया है? बाइनरी फिजन, और जो दूसरा जो प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिजन दिया है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। जो भी इश्यू है लास्ट में बताना, ठीक है? इसमें नहीं समझ में। मल्टीपल फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, फिजन का मतलब डिवाइड होना, है ना? बाइनरी फिजन तो दो पार्ट में डिवाइड होना। मल्टीपल फिजन मतलब कि दो से कहीं ज्यादा पार्ट में डिवाइड होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। तो इन मल्टीपल फिजन, इन मल्टीपल फिजन में क्या होता है? सिंगल सेल, एक जो सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल डिवाइड्स, इसमें डिवाइड हो जाता है, डिवाइड्स इनटू many daughter amoeba, many daughter organisms, many daughter cells simultaneously मतलब कि एक ही साथ में दो नहीं, दो से कहीं ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक साथ बन जाते हैं, जिसको एक साथ बनने को हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस, ठीक है? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में सब के सब जितने भी ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल होता है, एक सेल ऐसे वो एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है? वो एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, राइट? एक और वो एक ऐसा सिस्ट बनाता है, अपने अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेता है? हाँ, प्रोड्यूस करता है। ओके, ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ बड़ा विजुअल में। मल्टीपल फिजन में मैंने क्या बताया कि जब मल्टीपल फिजन में एक सेल बहुत सारे सेल्स में, सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, एक साथ कई डॉटर सेल में जब डिवाइड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या तुम्हें देखना है, एग्जांपल में अमीबा देखना है, अमीबा में भी होता है मल्टीपल फिशन, एंड प्लाज्मोडियम, एंड इसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम या फिर अमीबा के अंदर क्या होता है, ये मल्टीपल फिशन। अमीबा में अभी हमने अभी जस्ट देखा, इसके पहले बाइनरी फिशन क्या होता है और मल्टीपल फिशन। तो हम लोग अमीबा के हम लोग क्या मल्टीपल फिशन किसका देखेंगे, तुम्हारे टेक्स्ट में जो दिया है, तुम्हारे टेक्स्ट में प्लाज्मोडियम का दिया है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, एक छोटा सा सेल है, ठीक है, अब ये विजुअल भी देख लेते हैं, छोटा सा सेल है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अब ये सर्टेन कंडीशन होते हैं, मतलब कि बाहर का एनवायरनमेंट बराबर नहीं है, तो ये धीरे 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 किनारे पे क्या बनाने लगता है, एक सिस्ट बनाने, मतलब एक कवरिंग बनाता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट, सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कवरिंग जो उसको अंदर के सेल को प्रोटेक्शन दे, यानी कि अंदर के सेल को बाहरी टेम्परेचर का कोई असर ना पड़े, इसलिए ये चारों तरफ से एक सिस्ट बनाता है। कौन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या चारों तरफ से एक सिस्ट बना देता है, मतलब कि एक हार्ड कवरिंग बना देता है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्ट। व्हाट डू यू कॉल इट, सिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट, CYST सिस्ट। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म छोटे 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 ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे, मतलब कि अब बाहरी टेम्परेचर का उतना कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब अंदर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे, अंदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते जाएंगे, एक सेल डिवाइड होते जाएंगे, बहुत सारे प्लाज्मोडियम उसमें बनते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनेंगे। ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक प्लाज्मोडियम सेल से बना है, एक प्लाज्मोडियम सेल बहुत सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो चुका है, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। व्हाट डू यू कॉल इट, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन इसी को बोलते हैं। मल्टीपल फिशन का मतलब है कि एक सेल जब बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाएगा तो उसे हम मल्टीपल फिशन, व्हाट डू यू कॉल इट, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में तुम्हें मैंने क्या बताया कि अमीबा में होता है, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही पढ़ेंगे। अमीबा में दिखाया नहीं है, हालांकि बताया है कि अमीबा में भी होता है, लेकिन हम देखेंगे किसका, प्लाज्मोडियम का। तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मोडियम के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो तुम्हें याद रखना मल्टीपल फिशन होता है। इसमें तुम्हें न्यूक्लियस सब में दिखा, जितने भी सेल बने हैं ना, जितने भी डॉटर सेल्स इसमें डेवलप हो रहे हैं उन सब में न्यूक्लियस दिखा। न्यूक्लियस क्या होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ द सेल होता है जो हर चीज को, सेल के सारे एक्टिविटीज को सेंट्रल कम्युनिकेशन एक तरीके से देता है, मतलब कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है पूरे सिस्टम को। जब तक वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ना बन जाए तब तक ये सेल को क्या करता है, सेल को कम्युनिकेट करता है, मतलब कि जो भी चीज होता है वो सेल से, सेल के डिवीजन से होता है। सेल के डिवीजन में मेन किसका रोल होता है, सब मेन रोल होता है न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही सारे मटेरियल होते हैं, चाहे जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो फिटनेस एक्वायर्ड ट्रेड या फिर रीजनरेशन हो, ये सब प्रोसेस न्यूक्लियस से होता है, बिना न्यूक्लियस के नहीं होता। मतलब कि इसमें तुम्हें थोड़ा सा और कुछ समझ लेना है कि देखो सबसे पहले ये क्या किया, इसने अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लिया। ये क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक सेल छोटा सा दिखता है, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा मान लो एक सेल दिख रहा है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस। अब धीरे धीरे सर्टेन कंडीशन ऐसा हुआ, बाहरी टेम्परेचर उसको अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा सिस्ट बना लिया। भाई नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है तो बाहरी एनवायरनमेंट को कहीं भी बचाना पड़ेगा, बाहर के टेम्परेचर को हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो ये बैलेंस करने के लिए अपने चारों तरफ क्या बनाने लगता है, सिस्ट बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, सिस्ट। और ये सिस्ट जो है उसको प्रोटेक्शन देता है, टेम्परेचर बाहरी क्लाइमेट कंडीशन उससे वो ये अंदर वाले ऑर्गेनिक होने देता है। तो ये सिस्ट क्या एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। इसके अंदर प्लाज्मोडियम के अंदर जैसे सिस्ट बनता है
वैसे ही जो एक सेल डिवाइड होते 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 बहुत सारे सेल यस डिवाइड हो जाते हैं, एक बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाता है, ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम और अमीबा में दोनों में मल्टीपल फ्यूजन होता है, ये सबसे इजी है, राइट। एक मार्क का क्वेश्चन पूछता है। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मैं सीधे क्वेश्चन भी यहाँ पे बता दूंगा। स्पोर क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कैसे बनता है। थर्ड वन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत जगह बहुत हल्के होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, इतने छोटे छोटे सेल होते हैं, राइट। एक 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 कवरिंग होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोर्स। कुछ प्लांट्स में होता है, जैसे राइजोपस वगैरह में होता है। अब ये क्या करते हैं, जब ये रप्चर होता है, ये जब फटता है, ये जो इसका कवरिंग फटता है, जब फटता है तो ये ये स्पोर्स है, ये बाहर दूर दूर तक चले जाते हैं। जब दूर दूर तक जाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत दूर दूर तक चलेंगे, वहां पे न्यू न्यू राइजोपस राइजोपस प्लांट, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वो राइजोपस प्लांट न्यू प्लांट में कन्वर्ट होने लगेंगे। समझ में आया। तो इसमें हवा के द्वारा या फिर धूप के द्वारा या फिर किसी वजह से ये फटता है। क्या फटता है, इसका कवरिंग जो कोशिश के अंदर होते हैं, राइजोपस के अंदर, वो दूर दूर तक चले जाते हैं। इसके अंदर राइजोपस, लेट अस सी राइजोपस के अंदर कैसे होता है। Spore formation in rhizopus. ये ब्रेड वगैरह पे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, ये ब्रेड पे डेवलप होते हैं ना। तो होता है स्पोर्स। लेट अस राइट द स्पोर फॉर्मेशन the organ the organs are not exactly जो स्पोर्स होता है, जैसे राइजोपस उगने लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर, इस राइजोपस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स। ये जब ये फट जाएगा,
है ना, किसी न किसी कंडीशन की वजह से इसके क्या है, दूर दूर तक हवा में जाएंगे और जहां पे लैंड करेंगे वहां पे नया राइजोपस बन जाएगा। ये राइजोपस the tiny block the tiny block on a stick, इसको हम क्या होते हैं, ब्लॉक ऑन स्टिक। ये स्टिक की तरह है, इसके ऊपर एक ब्लॉक करके है, यानी कि फुला हुआ एक स्ट्रक्चर, ब्लॉक यानी फुला हुआ स्ट्रक्चर ऑन स्टिक, एक स्टिक के ऊपर दिख रहा है, कुछ इस तरीके का लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑन अ स्टिक। ब्लॉक ऑन स्टिक, ब्लॉक ऑन स्टिक जो स्ट्रक्चर है, STRUCTUR स्ट्रक्चर are involved in reproduction, and the block, इसको ब्लॉक बोलेंगे है ना, जो फूला हुआ, the block contains, इस ब्लॉक में क्या होते हैं, बहुत सारे contains spores, क्या होते हैं इसके अंदर, स्पोर्स होते हैं। इन ब्लॉक्स का दूसरा नाम क्या है, स्पोरेंजिया भी बोलते हैं ना, ब्लॉक को और क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया यानी कि ब्लॉक। द स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोर्स, यानी कि जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। जो गोल से स्ट्रक्चर ब्लॉक और स्टिक, इसको हम स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। यही स्पोर्स क्या होते हैं, जब फटते हैं, when this block ruptures का मतलब होता है फटना, यानी ब्रेक्स भी लिख सकते हैं। when this block ruptures या फिर when this block like structure breaks, the spores get scattered, क्या होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो छिटक जाते हैं या फिर स्कैटर हो जाते हैं, and form new rhizopus scattered on a moist place। moist place का मतलब कि नम वाले जगह पे, and form new rhizopus ये हो गया, इसको एक बार और समझा देता हूं। सी, इसमें कुछ नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे ब्रेड वगैरह है तो नॉर्मली कुछ दिन हो जाता है तो उसपे राइजोपस उग आता है। वो राइजोपस काफी क्या होता है, वो ऐसे चीजों पे आता है जो बिगड़ रहा होता है, यानी कि वो फ्रेश चीजों पे नहीं उगता है राइजोपस, है ना, तो वो नॉर्मली ब्रेड वगैरह पे आसानी से आ जाते हैं। तो मैंने क्या होता है, इन द स्पोर फॉर्मेशन द organs are not exactly reproductive part। यहाँ पे reproductive part डायरेक्टली हम exactly हम बोल नहीं सकते, है ना, हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये reproductive organ है। तो ये true reproductive organ नहीं होता है, ठीक है। The tiny block on a stick, block on a stick किसको कहा गया है, जो कुछ ऐसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये ब्रेड है, ब्रेड पे यहाँ पे राइजोपस उगा, ठीक है, और उसके राइजोपस से जो टॉप हेड पे क्या रहेगा, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं। ये रहा तुम्हारा ब्रेड, है ब्रेड यानी जो पाव,
और यहाँ पे जैसे ये सड़ने लगा तो उसके ऊपर क्या राइजोपस, ठीक है। और ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर है इसको बोलेंगे ब्लॉक ऑन ए स्टिक, या फिर इसका दूसरा नाम से भी पुकारते हैं क्या, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को हम ब्लॉक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ध्यान रखना ये ब्लॉक वर्ड यूज करेगा तो तुम्हें ध्यान देना है कि ये कहां पे होता है, ओनली एंड ओनली किसमें, राइजोपस होता है। ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। यही स्पोर्स क्या करते हैं, यही स्पोर्स यही स्पोर्स जब फटते हैं, राइट, जब रप्चर होता है, ये यहाँ से ब्रेक होता है, इसका जो शेल जब टूटता है या फट जाता है या फिर किसी भी वजह से वो यहाँ से रप्चर होता है, ब्रेक होता है, तो यहाँ से सारे के सारे जितने भी स्पोर्स है तो चारों तरफ जाके दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये इतने हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो ये किसी नमी वाले जगह पे जाते हैं, यानी कि मॉइस्ट प्लेस पे, कहाँ पे, किसी मॉइस्ट प्लेस पे जाके फिर से वो इस राइजोपस बनने लगता है, नया राइजोपस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से नया राइजोपस बन जाता है। तो मैं बताया ब्लॉक ऑन ए स्टिक जो स्ट्रक्चर है आर इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मेन इन्वॉल्व होता है ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। इसको स्पोरेंजिया भी नाम देते हैं, याद रखना, एक स्पेशल नेम है। द ब्लॉक और द स्पोरेंजिया कंटेन्स, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, कंटेन्स स्पोर्स विद व्हेन, जब दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक जब रप्चर होता है, फूटता है, ब्रेक होता है, तो स्पोर्स गेट स्कैटर्ड, स्पोर्स चारों तरफ छिटक जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और ऑन मॉइस्ट प्लेस, राइट, ऑन मॉइस्ट प्लेस जैसे ही पहुंचते हैं नम वाले जगह पे। सर दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है सर? यस सर। ओके। ये जो ब्रेड है, ब्रेड पर जो पूरा प्रोसेस जो है किसका है, ये स्पोरेंजिया जो है उसका, यानी ब्लॉक का ही स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इसका स्टेम से कोई लेगा देना नहीं है, ठीक है, तो वो फीडिंग दे सकता है यहाँ नीचे से। तो दिस ब्लॉक स्ट्रक्चर रप्चर्स एंड द स्पोर्स गेट स्कैटर्ड ऑन मॉइस्ट प्लेस। मॉइस्ट प्लेस जब यही जो स्पोर्स जाते हैं तभी वो जमेंगे। अगर सूखे प्लेस पे स्पोर्स फैल गए वहां पे वो राइजोपस जमेगा ही, क्योंकि उसके लिए नमी वाला जगह चाहिए। तो मॉइस्ट प्लेस पे जाते ही फॉर्म न्यू राइजोपस, नया राइजोपस ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यानी कि ये एक तरीके का बहुत ही छोटा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो इसके ऊपर नॉर्मली जो ऐसी चीजें जो नम हो और जो बिगड़ रही है उसके ऊपर आसानी से ये आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक हो गया है। अब इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या लिखवाया था, स्पोर फॉर्मेशन के बाद, हाँ, स्पोर फॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद में करूंगा। हाँ, पहले ये सब कर ही लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे। नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो फिर से रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूजन देखो, फ्यूजन हो गया ना, ये हो गया। फ्रैगमेंटेशन देखिए, व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन, आई थिंक ये फोर्थ वन है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। किस टाइप का ऑर्गेनिज्म बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन से बनते हैं। फ्रैगमेंटेशन इज अ मींस, fragmentation is a means of asexual reproduction, एक ऐसा साधन है फ्रैगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल याद रखना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा साधन, ऐसा तरीका है जिसमें जिसमें क्या होता है,
a single parent, a single parent, a single parent, a single parent breaks into many parts. अब इसमें parts बनते हैं that regenerate into many new individuals या फिर ऑर्गेनिज्म से बोल सकते ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होगा? स्पाइरोगाइरा होगा एंड स्टारफिश। ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ये फ्रेगमेंटेशन होता है। कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एग्जांपल में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है? स्पाइरोगाइरा एंड स्टारफिश। स्पाइरोगाइरा एंड स्टारफिश ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है एक बार और समझा देता हूं। फ्रेगमेंटेशन वो साधन है, वो तरीका है, वो मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो माध्यम है, वो तरीका है जिसमें इन विच एक सिंगल पैरेंट कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, कई पार्ट्स बना लेते हैं दैट रीजनरेट इनटू मेनी न्यू इंडिविजुअल्स। जो नए जितने पार्ट्स बने उतने पार्ट्स में नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते चले गए। लेट अस सी द एग्जांपल। स्पाइरोगाइरा कुछ ऐसा दिखता है। टेक्स्ट बुक अपना खोल के रखना, ठीक है। स्पाइरोगाइरा वाले देख लेते हैं। फुल फंक्शन फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। पट्टी के माफिक दिखता है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके के पट्टीदार या फिर ऐसे लाइनिंग कुछ दिखती है। ये कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है ना। अब इसका स्पाइरोगाइरा मिलता कहाँ पे है? ये नम वाले जगह पे मिलता है, जैसे पानी वाले जगह पे। एक्वाटिक है, ठीक है। अब ये बहुत सारे पार्ट में, जितने पार्ट में डिवाइड होगा, राइट, ये फ्रैगमेंट हो जाता है, मतलब खुद टूट जाता है। मतलब कि अपने आप ये क्या होता है, कई फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि ये इसके लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा होता है और ये फ्रैगमेंट करके बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। यहाँ पे एक नया बना, यहाँ पे एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सोचो एक स्पाइरोगाइरा से कितना सारे ऑर्गेनिज्म बने, कितने सारे स्पाइरोगाइरा बन गए, बहुत सारे। तो कुछ इस तरीके से काम होता है जिसमें स्पाइरोगाइरा और स्टारफिश में कुछ ऐसे एक स्टारफिश बहुत सारे स्टारफिश के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है जिसके अंदर स्पाइरोगाइरा एंड स्टारफिश में होता है। ये स्पाइरोगाइरा याद रखना, ये पट्टी की माफी होता है, पट्टी में कुछ ऐसे दिखता है। तो इसलिए ये अपने आप ही खुद ही कई पार्ट्स में क्या कर देते हैं, खुद को डिवाइड कर लेते हैं, यानी स्पाइरोगाइरा खुद स्प्लिट हो जाता है। जब ये मैच्योर होता है, राइट, जब ये मैच्योर होता है तो ये खुद क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है। मैच्योर होना मतलब कि एक उम्र तक, एक सर्टेन एज तक ये रहेगा, राइट। अब जब इसका एज खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप स्प्लिट होना टूटना चालू हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट होते जाएगा और न्यू इंडिविजुअल बनते जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पाइरोगाइरा बनते जाएंगे। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन देखते हैं। रीजनरेशन, पांचवा रीजनरेशन। Fifth one is regeneration. Regeneration. रीजनरेशन क्या होता है? ये नॉर्मली हमने रीजनरेशन देखा है कहाँ पे? जैसे कोई छिपकली है, राइट, जैसे कोई छिपकली है, ये इसके दो, मान लो कि इसके दो पैर है और ये पूंछ है, ठीक है, और ये आंख है।
ये छिपकली जब चलती है, राइट, तो कभी भी जब दुश्मन को देखती है, अगर खतरा देखती है, तो ये क्या करती है, ये अपने पूंछ को डिटैच कर देती है। कौन? ये जो लिजर्ड है, लिजर्ड बहुत चालाक होती है, याद रखना। लिजर्ड क्या करती है, जैसे ही दुश्मन को देखती है या फिर खतरा देखती है, वैसे ये डिटैच कर लेती है। ये डिटैच होता है। डिटैच होना मतलब ये अपने बॉडी से पूंछ को निकाल देती है और पूंछ जाके यहाँ पे गिर जाता है, और ये यहाँ पे धड़ाम से पूंछ गिरता है और अर्थ पे यानी लैंड पे, तो इंसान को तरस आ जाता है, अरे अरे इसका पूंछ तो कट गया, इसको छोड़ो, अभी नहीं मारना है, जाने दो। तो ये काफी ड्यूक करने में बहुत चालाक होती है। कौन? लिजर्ड। ये इसका पूंछ देख के पूंछ छटपटाता रहेगा, और वो देख के इंसान को बुरा लगने लगेगा कि उसका पूंछ कट गया, देखो। लेकिन वो उनका क्या है, एक आर्ट ऑफ डिफेंस है। डिफेंस खुद को बचाने का तरीका है। इट मींस खुद को दुश्मनों से बचाने का एक अजीबोगरीब तरीका है। अपने अपने बॉडी से जो पूंछ वाला पार्ट है वो डिटैच कर लेते हैं, है ना। और वो पूंछ फिर कुछ दिन के बाद देखोगे धीरे 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 रीजनरेट हो जाएगा, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। समझ में आया? Regeneration is the process by which the lizard detaches the backward part or the tail to defend itself. खुद को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने टेल वाले पार्ट को डिटैच कर देती है। ये एक तरीका है उनके अंदर। तो ये इसके अंदर रीजनरेशन, एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रीजनरेशन होता है जो जिंदा है, और बाकी सब में तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन रीजनरेशन और प्लांट में भी होता है, राइट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी वाले जगह पे रहते हैं, उनके अंदर भी रीजनरेशन होता है। जैसे हाइड्रा हुआ, इसका तो प्लेनेरिया हुआ, उसमें एग्जांपल भी लिख लो। तो तुम्हें ये नहीं याद रखना, याद रखना मैंने एग्जांपल बताया कि रीजनरेशन किसका होता है, कौन से जीव में होता है। तो तुम्हें मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया, लेकिन तुम्हें एग्जांपल टेक्स्ट बुक में रीजनरेशन का किसका लिखना है, रीजनरेशन का एग्जांपल तुम्हें किसका लिखना है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया का। रीजनरेशन के बारे में पहले लिख लो। रीजनरेशन, रीजनरेशन is a process in which डिजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें a piece of detached parent, detached मतलब अलग हुए parent से, detached parent can grow and develop into a completely a new individual. If parent body is cut, अगर parent का बॉडी ये कट जाता है, राइट, और ब्रेक्स, या फिर खुद से कटता है या फिर काटा जाता है या फिर कट जाता है, breaks up, they have the ability to grow into separate individual को हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स। अब एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ठीक है। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, we just come to know here रीजनरेशन होता क्या है। जैसे कि मैंने एग्जांपल एक बताया कि बॉडी पार्ट से वो डिटैच कर लेता है और फिर से रीजनरेट होता है। कुछ इस तरीके से ये भी है कि हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन कैसे होता है,
मान लो कि ये हाइड्रा है, ठीक है, किसके किसके अंदर होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर। प्लेनेरिया के अंदर और क्या होता है जल्दी बताओ। प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, और क्या होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों के अंदर होता है रीजनरेशन। यानी कि एक हाइड्रा है, मान लेते हैं ये हाइड्रा, हाइड्रा ये कहाँ पे मिलता है, ये दलदली जगह पे या फिर भीगे वाली जगह पे मिलता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है ना, बहुत छोटा होता है। तो अगर इसको मैं कहीं से भी काट दूं, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से किसी भी वजह से कट पिट गया, ठीक है, तो जितने पार्ट में कटा है उतने पार्ट नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, उतना नया हाइड्रा बन जाएगा। समझ में आया? हालांकि ये तुम्हें टेक्स्ट बुक में ओनली एग्जांपल दिया है, लेकिन बताया किसका है, बताया तुम्हें प्लेनेरिया का है। किसका बताया है, प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखता है जो जिसके जो आईज होते हैं, फिर वो जब जब ये बॉडी किसी वजह से टूट जाता है, कट जाता है, पिट जाता है, तो इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तीन पार्ट में। अब तीन पार्ट में जैसे डिवाइड हुआ तो ये तीन नया न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, न्यू प्लेनेरिया बन गया, है ना, इसमें तीन न्यू प्लेनेरिया बन गया, ये तीन न्यू प्लेनेरिया बन गया, और ये कुछ ऐसे तीन प्लेनेरिया बन गया, ऐसे कुछ न्यू तीन प्लेनेरिया बन गया, ठीक है, ये तीन इंडिपेंडेंट प्लेनेरिया बन गया, तो ये प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया के अंदर क्या हुआ है, रीजनरेशन। मैंने वही चीज बताया ना, रीजनरेट होना है, जितने पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है। अगर तीन के बदले 1000 पार्ट में डिवाइड हुआ हो प्लेनेरिया या हाइड्रा, तो 1000 ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन एक बार पढ़ लेते हैं। रीजनरेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच जिसके अंदर अ पीस ऑफ डिटैच्ड पैरेंट, डिटैच्ड पैरेंट, ये देखो ये पैरेंट है, पैरेंट सेल है, पैरेंट बॉडी है। अब पैरेंट बॉडी में से एक डिटैच्ड है, ये तीनों क्या है, डिटैच्ड, डिटैच्ड, डीएसी, डिटैच्ड बॉडी। जो डिटैच्ड बॉडी है वो न्यू इंडिविजुअल या फिर नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो वही बोल रहा हूं, अ पीस ऑफ जो किससे, जो ओरिजिनल जो पैरेंट है उससे वो पीस डिटैच हुआ है। अ पीस ऑफ डिटैच्ड पैरेंट कैन ग्रो एंड डेवलप इनटू अ कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल। तो ये डिटैच होने के बाद न्यू इंडिविजुअल बन गया, राइट। तो ये तीन पार्ट में डिटैच हुआ तो तीन न्यू ऑर्गेनिज्म या तीन न्यू प्लेनेरिया बन गए। इफ पैरेंट बॉडी इज कट, इसने समझाया है कि अगर पैरेंट का बॉडी किसी वजह से बाय चांस किसी वजह से कट जाता है, राइट, या तो खुद फट जाते हैं कई पार्ट में, is cut or break up, they have the ability to grow into separate individuals. तो उनके अंदर इतनी एबिलिटी होता है कि वो सेपरेट इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म, अलग अलग कई ऑर्गेनिज्म बना लेंगे जितने पार्ट में वो डिटैच हुआ था या कट फिट हुआ था। ओके, रीजनरेशन हो गया, रीजनरेशन, ओके, अभी से धीरे धीरे आ रहे हैं। ओके, रीजनरेशन हो गया। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो में शेयर करूंगा ग्रुप में, वो देख लेना, ठीक है, पूरा का पूरा सबको लिखना है। मैं बुक चेक करूंगा, अभी अभी ऑनलाइन ही चलेगा, जब ऑफलाइन बुलाऊंगा तब मैं चेक करूंगा। या तो मैं मांग सकता हूं तुमसे पीडीएफ बना के या फिर फोटो खींच के मुझे शेयर करने। जिसका नहीं कंप्लीट रहेगा स्ट्रिक्टली पेरेंट्स से बोलूंगा, और कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे इसको घर पे बिठाओ, अब यही करना ही होगा। जिसको पढ़ना है वो डेली का डेली जो काम मिलता है वो प्रिपेयर करो, और जितना रिवाइज करता हो पूरा रिवाइज करो। रीजनरेशन हो गया, रीजनरेशन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में होता है। फिर बडिंग देख लेते हैं, लेट अस सी द बडिंग। व्हाट इज बडिंग, बडिंग क्या होता है, बडिंग,
BUDDI बड़ी, ये आई थिंक छठा है कि सातवां है? 6 आई थिंक मेरे हिसाब से बड़ी। इस टाइप की रिप्रोडक्शन में, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरीके के रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बड़ी में एक एग्जांपल बता देता हूं पहले, ठीक है? जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है? हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है ना? ऐसा दिखता है हाइड्रा। हाइड्रा में कुछ दिनों के बाद क्या होने लगता है? एक बर्ड बनने लगता है। क्या बनने लगता है? बर्ड। बर्ड बनने लगता है, यानी कि बर्ड बनना मतलब कि एक छोटा सा उभार दिखने लगता है, राइट? ये छोटा सा उभार दिखने लगता है इसके साइड में, ठीक है? इसे बर्ड बोलेंगे। क्या नाम देंगे इसको? बर्ड। अब ये बर्ड है क्या? आउटग्रोथ ऑफ द सेल। ये सेल जो इसी बॉडी का जो सेल है हाइड्रा का, वो आउटग्रो हुआ है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है, बाहर की तरफ निकला है। और ये कुछ दिन बाद देखोगे, 2-3 दिन बाद, ये जो हाइड्रा जो तुम्हें दिख रहा है, राइट, ये हाइड्रा कुछ इसके बॉडी में जो ऐसा बड़ा सा क्या दिखेगा? ये कुछ इंडिपेंडेंट हाइड्रा अभी तो नहीं बना है, अभी ये प्रोसेस है। अभी ये कुछ दिन बाद और बड़ा होगा तो अपने आप को यहाँ से डिटैच कर लेगा। ये जो एरिया है ना, यहाँ से जहां से जॉइंट है, वहां से खुद को डिटैच कर लेगा, यानी कि वो पेरेंट से अलग हो जाएगा। और वो पेरेंट से अलग होके एक न्यू इंडिपेंडेंट अमीबा बना देगा। ये एक न्यू अमीबा नहीं, हाइड्रा बना लेगा, न्यू इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाएगा। ये न्यू इंडिपेंडेंट अमीबा, सर अमीबा बोल रहा हूँ यार, हाइड्रा। समझ में आया? जो यहाँ पे जो बर्ड बन रहा है कली जैसे बर्ड का हिंदी होता है कली। एक कली की तरह ये सेल आउटग्रो होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। और ये जो सेल जो बाहर निकलेगा, वो सेल धीरे धीरे बड़ा हो के एक बड़ा सा न्यू हाइड्रा बना लेगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो पेरेंट से अलग होके एक न्यू इंडिपेंडेंट अमीबा बना लेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग और is the type of the asexual reproduction। बड़ी एक asexual reproduction का टाइप। समझ में आया? आगे चलते हैं, अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है? लिख लेते हैं क्योंकि मैंने समझा दिया है। बड़ी in this type of reproduction a projection जो GECT है, प्रोजेक्शन किसको बोलेंगे? अब प्रोजेक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? आउटग्रोथ का मतलब होता है, आउटग्रोथ का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ उभरा, ठीक है? उसे हम आउटग्रोथ बोलेंगे। या फिर और क्या बोल सकते हैं? अ प्रोजेक्शन और एन आउटग्रोथ और चलेगा, अ प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ like structure arises, develops from, कहां से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है कहां से? from the parent body known as, इसको क्या बोलते हैं? known as bud। इसी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या नाम देते हैं? बर्ड, कली। and which जो क्या करता है? धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है वही बर्ड तो हाइड्रा से अपने आप को अलग कर लेता है। which detaches मतलब अलग हो जाना, after getting mature mature होने के बाद ये कि अपने आप को डिटैच कर लेता है। after getting mature and form into a new organism, into a new organism।
राइट। ये जो प्रोसेस जो है बडिंग का प्रोसेस ठीक ईस्ट में होता है, सिमिलर टू द ईस्ट। ईस्ट में कैसे होता है, हाँ ईस्ट में कैसे बर्ड की तरह बहुत सारे बर्ड, ऐसे बहुत सारे बर्ड बनते जाते हैं, बहुत सारे बर्ड बनते जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बर्ड बनते जाते हैं। इस बर्ड से क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं। कुछ इस तरीके का इसमें बड़ी होता है। किसके अंदर होता है, जैसे कि मैंने हाइड्रा में अभी मैंने बताया कैसे वो प्रोजेक्शन निकल रहा था, तो इसमें लिख लेते हैं इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग शुरू में, बिगिनिंग द स्मॉल बर्ड इज फॉर्म। शुरू में छोटा सा बर्ड बनता है। बर्ड मतलब कली जैसे आउटग्रोथ होता है, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बनता है ऑन द साइड ऑफ बॉडी, ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, साइड के बॉडी के साइड वाले हिस्से में बनता है, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड, साइड ऑफ द बॉडी। when this bird जब ये बर्ड क्या होता है, becomes mature, जब ये बर्ड क्या हो जाता है, mature हो जाता है, it breaks off from parent body से क्या होता है, डिटैच हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। In the beginning the small bird is formed, छोटा सा पहले बर्ड बनता है, फिर धीरे धीरे जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वो अपने आप को खुद पेरेंट से क्या कर लेता है, अलग हो जाता है, राइट। यहाँ पे डिटैच, which detaches after the getting mature, मैच्योर होने के बाद वो जो बर्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी अमीबा में दिखाया है तो इंडिपेंडेंट अमीबा बन जाएगा। तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 131 पे दिया है। ओके, कितना हो गया, कितना घंटा हो गया, 8 से 9 हो गया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल किसका लिखोगे, एग्जाम्पल ईजी, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल किसका रहेगा, हाइड्रा, किसमें होता है हाइड्रा, और किसमें होता है बड़ी हाइड्रा ही रखो, ठीक है, हाइड्रा में एक्सेट्रा। तुम्हें क्वेश्चन यही पूछेगा और कुछ पूछेगा नहीं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में हाइड्रा दिया है ना, हाइड्रा ही दिया है, ठीक है, और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं दिया, हाइड्रा दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक। तो अब हम चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। We will see vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने कभी कभी क्या देखा है कि हम लोग कुछ फ्लावर होता है जिसका हम कलम करके या फिर उसको हम क्या करते हैं, कट करके उसको हम जमीन में लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, नया प्लांट। जैसे गुलाब का प्लांट में क्या है, जैसे कि रोज है, जब रोज मान लो कि इसके अंदर फूल हो गए, सब कुछ है, ठीक है, लीव्स है, मैंने क्या किया, यहां से यहां तक कट कर दिया, ठीक है, इसको रोज के प्लांट कट करके मैंने क्या किया, इसको मैं कुछ ऐसे कलम जैसे बनाता है ना, ये कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे इसको जमीन के अंदर लगा सके, तो मैंने इसको जमीन के अंदर लगा दिया, ठीक है, और कुछ दिन बाद देखना तो इसमें से रूट निकलने लगा, और रूट निकल के एक नया इंडिपेंडेंट क्या बना देता है, प्लांट बना लेता है। तो ये जो टाइप ऑफ द इट मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे एक स्टेम से क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनके अंदर हुआ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक स्टेम से हुआ। किस किस चीजों से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, नया प्लांट लगा सकते हैं, ये देखो स्टेम से मैंने अभी बताया, स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। कोई प्लांट का रूट बस लगा दे तो नया प्लांट बन जाता है,
तो रूट से भी होता है, स्टेम से होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रूट से होता है, और एक प्लांट है जिसका जो लीव्स है, जिसके लीव्स से होता है, उस लीव्स को हम बोलते हैं ब्रायोफिलम। तो लीव्स से भी क्या होता है, इट मींस नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोपगेशन किससे होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी नया प्लांट बन सकता है, लीव से भी बन सकता है। और स्टेम, रूट, लीव्स, ये तीन ऐसे पार्ट है प्लांट के जिससे कि नया प्लांट बनाया जा सकता है, नया प्लांट या फिर नया झाड़ को उगाया जा सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलो हेडिंग डालते हैं, आई थिंक 7वां है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 7th one, vegetative propagation, vegetative propagation होता क्या है? Let us check it out. पहले लिख लेते हैं, vegetative propagation is the vegetative propagation. Propagation is the plant's ability, ये प्लांट्स की एबिलिटी होती है, एक मतलब कि उनके अंदर एक खूबी होती है, उनके अंदर एक ऐसा नेचुरल टेंडेंसी होती है जिसको एबिलिटी बोलते हैं। इज द प्लांट्स ability to produce new plants asexually. It is simply an outgrowth of the old vegetative structure. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऐसा प्लांट का कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेम हो, लीव्स हो या फिर रूट हो, ये तीनों में से किसी एक स्ट्रक्चर से, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू प्लांट बनता है आउटग्रोथ होके। मतलब उसी में से, जैसे कि मैंने स्टेम को, गुलाब का जो स्टेम है मैंने जमीन में लगाया, तो इसके अंदर प्रोपगेशन चालू हो गया है ना, न्यू रूट बनने लगा, फिर लीव्स निकलने लगे, धीरे धीरे लीव्स बनने लगे, धीरे धीरे फ्लावर भी बनने लगेंगे इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसे प्रोपगेशन हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये सिंपली है क्या, एक पुराने प्लांट में से नया प्लांट बनना है, एक पुराने प्लांट में से नया वेजिटेशन होता है, ओल्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से न्यू वेजिटेशन होकर नया प्लांट बनाता है, इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता किससे है ये लिख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन can happen, it can happen with stem, या तो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, या फिर रूट से हो सकता है, या फिर लीव से हो सकता है। ठीक है ना? ये तीनों में से कोई भी प्लांट का जो पार्ट है उससे न्यू प्लांट बनते हैं। स्टेम से किस में होता है? एग्जांपल याद रखना, टर्मेरिक मतलब कि हल्दी का जो प्लांट लगाया जाता है वो स्टेम लगाया जाता है। मनी प्लांट भी होता है, मनी प्लांट में भी क्या होता है? स्टेम से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, स्टेम से नया मनी प्लांट बन जाता है। फिर रूट से किसमें होता है? रूट से बहुत सारे हैं, नाम लिखने की जरूरत है। कोई भी रूट लगाओ तो एक नया प्लांट आसानी से बनाया जा सकता है। रूट वाला तुम देख लेना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होगा, तो नहीं होगा तब मैं बताऊं। लीव्स वाला ब्रायोफिलम का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, ब्रायोफिलम। सर अच्छे से क्या हुआ? दिख नहीं रहा है सर।
अभी दिखाई दिया? यस सर, दिखाई दिया, थोड़ा बहुत दिखाई दिया। तो ब्रायोफिलम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि लीफ से प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें होता है? ब्रायोफिलम में होता है। टर्मेरिक में किस पार्ट के प्लांट के किस पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है? स्टेम से होता है। ये तुम्हें क्वेश्चन पूछता है। और ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया। देख लेता हूं एक बार, कुछ बाकी तो नहीं है। प्रोपोगेशन बाय टिश्यू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही तुम्हारे, ये जो प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर है ये तुम्हारा पुराने वाले बुक में दिया है, लेकिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जितना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो ये लास्ट वाला तुम चाहो तो कट कर सकते हो। कौन सा? प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर, ये अभी तक बताया नहीं हूं, वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो हम उसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें दो क्वेश्चन जो है मेन वो मैं अभी लिखवा देता हूं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचा है। आई थिंक मेरे हिसाब से 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आज मैं 1 hour 20 minutes तक हार्डली चला पाऊंगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे अभी ऑनलाइन कुछ दिन चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन कुछ दिन चलेगा, तब तक तुम्हारा ये एक लेसन जो बाकी था वो कम से कम करा देता हूँ, खत्म हो जाए, फिर उसका टेंशन खत्म। तो वनली रिवीजन बचा जाएगा। रिवीजन में जो भी है, सोच रहा हूँ कि अभी जब तक ऑनलाइन है तब तक मैं कुछ वीडियो भी उसको बना के अपलोड कर दूंगा, वो वीडियो तुम लोग लिखोगे। ठीक है, वो वीडियो में से जो क्वेश्चन दिया हूँ वो तुम्हें लिख लेना है देख के। चलो आगे। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन हाँ बोलो। व्हाट हैपेंड? सर ऑफलाइन नहीं होगा? ऑफलाइन होगा, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक सारे पेरेंट्स से नहीं मिल लूंगा तब तक अभी नहीं चालू करूंगा। ठीक है, अभी कुछ पेरेंट्स बाकी है मिलना, तो अभी जब तक मैम का एग्जाम है तब तक तो अभी ऑनलाइन ही रखूंगा। ठीक है, मैम का एग्जाम 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन अभी चलेगा। ओके सर, ओके सर। चलो आगे। एक इसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तुम लोग करो, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पूछता है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड। देखो, ऑफलाइन होता है तो तुम लोग झगड़ा करते हो तो प्रॉब्लम होगा ही ना, तुमको झेलना पड़ेगा। सब कुछ इजीली थोड़ी चीजें आ जाती है, चीजें पता है तुम लोग को, उसके बाद भी झगड़ा झंझट करो तो प्रॉब्लम तुम लोग को ही होगी। क्वेश्चन लिखो चलो। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिशियल है, बेनिफिटेड मतलब कैसे एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, इफ इट reproduces through spore formation, spores। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी का लेना। मतलब कि पूछा है कि एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन का बता दो, सिंपल से बात। ये क्वेश्चन पूछा है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के क्या बेनिफिट है वो बताना है, और कुछ पूछ नहीं रहा है। तो सीधे आंसर लिखो। आंसर मेनी एडवांटेज, कई एडवांटेज है। there are many advantages, if an organisms reproduce through spore formation, अगर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल बनाता है, या फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, या फिर प्लांट बनाता है, या फिर जो भी टिश्यू क्रिएट करता है, तो उससे क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदे लिख लो, लार्ज नंबर ऑफ। देखो इससे क्या होगा, अगर स्पोर फॉर्मेशन से कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो फायदा क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक जो सेल है बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, कोई चीज कल्चरिंग करनी है, हमें उगाना है, तो आसानी से वो क्या होगा, हमें बेनिफिशियल, तो उसमें कॉस्ट कम हो जाएगा। तो लार्ज
large number of spores are produced in one sporangium. अगर हमें इसकी खेती करनी है, मान लो कि राइजोपस मान लेते हैं, तो क्या होगा? एक जो स्पोरेंजियम होगा, ब्लॉक समझ में आया? जो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। अगर इस तरीके से अगर कोई खेती की जाती है, तो मुझे अगर उगाना है नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट उगाना है स्पोर से, तो अगर ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्पोर्स होंगे तो फायदा क्या है कि ज्यादा कम से कम हमें ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, उस प्लांट को। समझ में आ रहा है? तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम। ये फायदा है। क्या फायदा है? एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स आसानी से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि स्पोर्स are distributed easily by air। तो स्पोर्स को क्या है, हमें हाथ से फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे खेतों में जब जुताई होती है तो लोग क्या हाथ से जो बीज है, सीड है, उसको फेंकते हैं चारों तरफ, जिससे कि वो जमता है। तो इसे हमें फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? धूप होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, उसका जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो फट जाएगा तो बहुत सारे क्या है स्पोर्स चारों तरफ चिटक के नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। तो ये फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि इजीली बाय एयर ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, मतलब हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर टू डिस्टेंट प्लेसेस to avoid competition at one place। कहने का मतलब ये है, मान लो कि ये जो स्पोरेंजियम है ना, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स है, और ये स्पोर्स जब फटेंगे तो एक जगह इकट्ठा नहीं गिर जाएंगे, ठीक है? एक जगह अगर गिरते हैं तो काफी कंसंट्रेटेड होंगे, काफी घने हो जाएंगे, बहुत सारे जो राइजोपस यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, है ना? तो कंपटीशन को कम करने के लिए आसानी से ये, अगर जब दूर दूर जाके एक इधर चिटक गए, एक इधर चिटक गए, एक इधर स्पोर्स यहाँ ऐसे दूर दूर चिटक गए, तो इससे क्या होगा, घना नहीं होगा, है ना? एक जगह सारे कंसंट्रेटेड नहीं होंगे, क्या दूर दूर सब उगेंगे, मतलब कि कंपटीशन कम हो जाएगा। सिंपल से बात, ठीक है? एक जगह इकट्ठा नहीं रहेंगे बल्कि चारों तरफ वो फैल जाएंगे, ये फायदा होगा। तो क्या फायदा होगा? स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर टू डिस्टेंट प्लेसेस। दूर दूर छिटक के जो सीड्स है या फिर जो स्पोर है वो नए राइजोपस बना लेंगे टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। एक प्लेस में कोई कंपटीशन इनका नहीं रहेगा, यानी एक जगह वो इकट्ठा होकर एक जगह नहीं उगेंगे, वो दूर दूर जाके उगेंगे। तो तीसरा फायदा क्या है? स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल। स्पोर्स क्या होते हैं? थिक वॉल से कवर्ड होते हैं। और फायदा क्या है तीसरा? स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आर कवर्ड, मैंने स्ट्रक्चर में बार-बार बताया कि जो राइजोपस होता है उसके अंदर क्या होता है? स्पोर्स होते हैं। तो इसके आउटर लेयर पे कोटिंग होती है, जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कोटिंग है। ये कोटिंग से क्या होता है? कोटिंग से बाहरी टेम्परेचर या फिर बाहरी कोई चोट से ये अंदर वाले स्पोर्स को बचाता है। कौन बचाता है? ये आउटर जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर का जो बाहरी कवच है ना, बाहरी जो ये जो घेरा है, राइट, ये इसको अंदर वाले स्पोर्स को नुकसान होने से बचा लेता है। तो ये तीसरा फायदा है। स्पोर्स आर covered by thick wall। स्पोर्स किससे कवर्ड होते हैं?
ये जो थिक वॉल है उससे कवर्ड होते हैं और इसके अंदर क्या बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। कवर्ड बाय थिक वॉल टू प्रिवेंट, किस चीज को बचा लेते हैं, ये प्रोटेक्शन किस चीज के लिए है, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब कि कंडीशन कैसा भी हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या फिर किसी भी टाइप का मौसम हो, तो अंदर ये जो एटमॉस्फेयर है, अंदर का जो क्लाइमेट है इसके अंदर, उसको बाहरी क्लाइमेट अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब कि अंदर का जो इसके अंदर जो स्पोर्स है, स्पोर्स मरेंगे नहीं, उनके अंदर बराबर नमी रहेगी। ये किसका कमाल है, ये जो आउटर कवरिंग है ये अंदर जो सीड्स है, अंदर जो स्पोर्स है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, यानी उनको नमी देते हैं, डिहाइड्रेट होने नहीं देते हैं, सूखने नहीं देते हैं आसानी से अंदर जो स्पोर्स पल रहे हैं। तो ये 4 फायदे हैं यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी ये क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन है, चार लोग आ गए, प्रिंस, रिद्धि, ज्ञानंजन, कृष। आज इतना करेंगे, बहुत हो गया, इतना कम से कम आज कर लो। बाकी हम लोग 2-3 दिन अभी है तो उसमें हम ट्राई करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस खत्म करते। आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, करेक्ट। अब बाकी लोग तुम लीव कर सकते हो, यू कैन लीव। हो गया है तो लीव कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ। लिख लियो। थैंक यू सर, बाय बाय। ओके बाय बाय। और प्रिंस लिखा बेटा? चलो रिद्धि लिख लिया? चलो अभी मैं वीडियो शेयर कर देता हूं, जिसने नहीं देखा है उसको ये देख के पूरा का पूरा जितना मैं लिखा है वो लिख लेना है, ठीक है। चलो, I'm going to stop it, exit।